नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज वाला। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं मध्य प्रदेश की बेटी श्रेया श्रीवास्तव जी से। आपको बता दूं कि श्रेया श्रीवास्तव जी के पिताजी वर्तमान में मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी एसटीएफ हैं। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने मध्य प्रदेश के या देश के बड़े बड़े शहरों को छोड़कर छत्तीसगढ़ के उस छोटे से गांव में जाकर अपनी सेवाएं देने का निर्णय लिया। नमस्कार श्रेया जी। नमस्कार। श्रेया जी, मेरा पहला सवाल यही है जो मेरे तक आपकी जानकारी आई है कि श्रेया जी का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक सरकारी अस्पताल में हो गया था। उसके बाद भी श्रेया जी ने छत्तीसगढ़ के उस हॉस्पिटल को चुना है। तो आखिर ऐसा क्यों आपने निर्णय लिया है? अम, तो मेरा जो ब्रांच है सर्जरी, उसमें बेहतर रहता है कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें खुद से अपने हाथ से काम करने को मिले। तो ऐसा देखा जाता है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे मरीज भी ज़्यादा पैसे वाले या मुकदमा करने वाले इस तरह से रहते हैं, तो कुछ भी इधर उधर होता है तो वो जूनियर डॉक्टर्स को ज़्यादा काम करने नहीं मिल रहा है। तो छोटे शहरों में ज़्यादा आज़ादी रहती है जूनियर डॉक्टर्स को। तो एक तो रीज़न ये था गनियारी चूज़ करने का, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई पेशेंट लोड है और गरीब लोग आते हैं जिनकी कोई और सहायता नहीं है। हर जगह से घूम के आते हैं वो गनियारी में, शहडोल ज़िले से, अनूपपुर से, फिर छत्तीसगढ़ में तो हर जगह से ही गनियारी आते हैं। तो उनका मतलब हर जगह से निराश होके, सरकारी संस्थाओं से निराश होके वो वहाँ पे आते हैं, तो हम उनको इलाज देते हैं और काफ़ी अच्छी तरह हम उनकी मदद कर पाते हैं। एट द सेम टाइम हमारे लिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सीनियर डॉक्टर्स नहीं है। हमें सब कुछ खुद ही पढ़ना है, खुद ही करना है। जो भी कॉम्प्लिकेशन आए उससे भी हमें खुद ही डील करना है। तो हम ज़्यादा जल्दी ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हैं कंपेयर टू बड़े सिटी, जहाँ पे हम डिपेंडेंट हैं कि अच्छा कंसल्टेंट को कॉल करके पूछ लिया कि अब ये हुआ है तो क्या करना है। जो अस्पताल आपने वहाँ पे आप जहाँ आज सेवा दे रही हो, उसके बारे में मैंने सुना है कि वो एक संस्था उसको ऑपरेट करती है और करीब 25 साल पहले वो शुरू किया गया था। तो थोड़ा सा बताइए वो क्या अस्पताल है, क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं वहाँ पे? 25 साल पहले एम्स न्यू दिल्ली के कई डॉक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब सर्जरी, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह से मिल के उन लोगों ने ये हॉस्पिटल गनियारी में स्टार्ट किया था। तो ओल्ड इरिगेशन कॉलोनी मिली थी उनको, एक आईएएस ऑफिसर ने उनको डोनेट करी थी कि यहाँ पे आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से बढ़ के अब वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है, जो 130 बेडेड हॉस्पिटल है, बट पर डे 400 to 500 पेशेंट्स को देखता है एवरी सिंगल डे। तो काफ़ी अच्छा, और प्लस उनके और भी आउटरीच प्रोग्राम्स हैं। तो छत्तीसगढ़ में ही गनियारी के आसपास 5-6 गांव हैं जहाँ पे वो अपनी मतलब सेवाएं देते हैं। उन गांव को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, और उन गांव में ना ही सिर्फ हेल्थ बल्कि हेल्थ के ऑल एस्पेक्ट्स जैसे न्यूट्रिशन, ये सब भी वो लोग कवर करते हैं। तो वो फ्री में खाना देना, और वहाँ की महिलाओं को खाने के बारे में, जब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खाने के बारे में ज्ञान जानकारी देना, ये सब का काम भी वो लोग करते हैं। अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हैं। और अभी आई थिंक 2-3 साल पहले तो कोदो और कुटकी जो अनाज है, जो अब बहुत ज्यादा चल रहा है बिकॉज ऑफ मिलेट, जो हाँ, मिलेट से रेवोल्यूशन आया है। लाए हाँ थे। जी। वो लोग बहुत सालों से वहाँ के किसानों से उगवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम खुद भी खाओ, क्योंकि कोदो और कुटकी वो लोग पहले खाया करते थे। वो खाने से शुगर और बीपी की बीमारी कम होती है। बट जब चावल की खरीदारी ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने कोदो कुटकी उगाना ही बंद कर दिया। तो वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वो उगाइए, खुद भी खाइए और बेचिए भी। तो ये सब चीजें भी जेएसएस करता है। सिर्फ हेल्थ पे ही नहीं ध्यान है उनका, हेल्थ केयर एज अ होल पे। ठीक है। आपका आपके हॉस्पिटल में जिस तरीके से आपने बोला कि 120 120 बेडेड हॉस्पिटल है और डेली 400 से 500 केसेस आते हैं।
तो उसमें और किन-किन बीमारियों के केसेज़ आते हैं? किस तरीके के ऑपरेशंस के ज़्यादा केसेज़ आते हैं? तो थोड़ा उसके बारे में बताएँ क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ पर कुष्ठ रोग और टीबी के पेशेंट भी ज़्यादा आते हैं। और आज के जो नवयुवक हैं, वो आपकी तरीके से जैसे आपने बोला कि अभी आप जूनियर डॉक्टर हैं, तो एज़ अ जूनियर डॉक्टर मैं कोई ऐसी ईज़ी जॉब को चुनूँगा कि जहाँ मैं आसानी से कम स समस्याओं के साथ सीख सकूँ और वहाँ पे ऐसे केसेज़ आते हैं, तो क्या आप इनको भी फेस करते हैं वहाँ पे? हाँ, लगभग 400 लोगों की ओपीडी में पर डे कम से कम 60 से 70 लेप्रेसी के केस, कुष्ठ रोग के केस आते हैं। और टीबी के तो 100-150 से ऊपर केसेस हैं। और ये दोनों बीमारियां मतलब ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ गरीब क्षेत्रों में होती हैं। बहुत मुश्किल से किसी अच्छे न्यूट्रिशन वाले इंसान को ये बीमारियां होती हैं। ये पॉलिटिकल बीमारियां इनको कहा जाता है, क्योंकि गरीब क्षेत्रों में गरीबी की वजह से ये बैक्टीरिया ज्यादा जल्दी पनपता है शरीर में। नहीं तो बहुत मुश्किल है किसी अच्छे हट्टे कट्टे इंसान को ये बीमारी होना। तो वहाँ पे जितने भी ट्राइबल्स हैं उनमें, विलेजेस, ट्राइबल विलेजेस है, उसमें से बहुत लोग आते हैं जिनको कुष्ठ रोग है और टीबी रहता है। तो हाँ, हम बहुत सारे मरीज देखते हैं कुष्ठ रोग और टीबी के। बहुत सारे हमें एडमिट भी करने पड़ते हैं उनको फर्दर केयर देने के लिए। थोड़ा-सा इस कुष्ठ रोग पे हम बात कर लेते हैं कि कुष्ठ रोग को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ भी हैं और काफ़ी डर भी रहता है। तो एक कुष्ठ रोगी को या उनके परिजनों को किन सावधानियों को बरतना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या है? तो आप मुझे पहले थोड़ा ट्रीटमेंट का प्रोसेस बताइए, फिर हम सावधानियों पर। तो जैसे कि कोई भी कुष्ठ रोगी एक क्लिनिक में, मतलब हमारे ओपीडी में अंदर आएगा, तो पहले तो हम उसके सिम्टम्स पूछते हैं कि क्या क्या, मतलब देखते ही नहीं, कोई कई बार देखते ही बता सकते हैं क्योंकि उसमें चेहरा भी बदल जाता है। कई बार देखते ही नहीं बता सकते कि हाँ ये कुष्ठ रोगी है, और बहुत अलग अलग प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो अगर कोई कहेगा कि हाँ, मतलब हाथ हाथ या तो उसका मुड़ गया है, या उसको सुन्न लग रहा है, नस मतलब नसें कमजोर लग रही हैं उसको, या दिखने में कोई परेशानी है, या अचानक से कुछ ऐसे होने लगा, तो हम फिर एक स्प्लिट स्किन स्मीयर नाम की जांच होती है जिसमें कान से थोड़ा हिस्सा लिया जाता है और लैब की उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो अगर कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया, मतलब माइकोबैक्टीरियम लेप्री उसमें मिल जाएगा, तो पुष्टि हो जाती है हाँ। कि इसको तो कुष्ठ रोग है। और कई बार नहीं भी मिलता है, तभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ नहीं ही है इसको ये बीमारी। उसको फिर पॉसी बैसिलरी लेप्रेसी कहते हैं। पॉसी मतलब कम कम बैक्टीरिया वाली लेप्रेसी भी एग्जिस्ट करती है। तो सिम्टम के बेसिस पे भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना वो डॉक्टर के ऊपर होता है। कई बार डॉक्टर ऐसा निर्णय ले सकता है। तो जो सिम्टम्स होंगे कि आंख में धूल चली जाती है लेकिन पानी नहीं आता, या हाथ में कमजोरी लग रही है, पैर में अचानक से कमजोरी आ गई, या अचानक से घाव बनने लगा, वो भर ही नहीं रहा है लेकिन शुगर बीमारी नहीं है। तो ये सब सिम्टम्स हैं लेप्रेसी के। तो कुष्ठ रोग के बेसिकली। और चमड़ी का रूप बहुत खराब हो जाता है, देखने में बहुत अजीब लगने लगता है बाद बाद के। ये सब चीजें देख के हम फिर ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो ऑल इंडिया में डब्ल्यूएचओ का ट्रीटमेंट है जिसमें जो ड्रग्स है, रिफैम्पिसिन, क्लोफेज़िमिन, वो मंथली बेसिस पे देते हैं। बट हमारे यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ड्रग देते हैं, ओफ्लॉक्सासिन। और रिफैम्पिसिन और क्लोफेज़िमिन डेली बेसिस पे देते हैं। तो ये यूएस बेस्ड इंटेंसिव रेजिमेन है, इसको इंटेंसिव रेजिमेन कहते हैं। तो इससे 1 ईयर के अंदर ही अंदर पेशेंट बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। कई बार तो बिल्कुल रिवर्स भी हो गया है बीमारी। इनफैक्ट जो डॉक्टर्स जिन्होंने खोला था जेएसएस, उसमें से एक डॉक्टर को भी हो गया था लेप्रेसी काम करते वक्त, और उन्होंने अपना खा के मतलब यूएस बेस्ड रेजिमेंट करके रिवर्स कर लिया था। ठीक है। तो ये तो बात हो गई है सिम्पटम्स की और थोड़ा आपने बताया दवाइयों की। सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए एक मरीज को या उसके परिजन को जिसको कुष्ठ रोग हो जाए? तो अगर मरीज को हो गया है तो पहले तो मरीज को थोड़ा आइसोलेशन में रखना जरूरी है। या फिर नहीं भी आइसोलेशन में रख पा रहे हैं क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं होता कई बार गरीब लोगों का स्पेशली, तो खिड़कियां दरवाजे खुले रखने हैं ताकि वेंटिलेशन अच्छा हो। उससे ज्यादा
कपड़े शेयर नहीं, कपड़ों से नहीं होता वैसे, ये नाक से एरोसोल से होता है, लेकिन उस वेंटिलेशन अच्छा रखेंगे तो नहीं होगा। बाकी परिवार में के लोगों को न्यूट्रिशन अच्छा रखना चाहिए अपना। उसके अलावा छोटे बच्चे हैं अगर, तो उनको प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, मतलब गोलियां चालू करते हैं रिफेम्पिसिन की, तो वो करना होता है। और जिसको खुद हो गया है कुष्ठ रोग, उसको तो सबसे पहले दवाई चालू करना है बहुत अच्छी तरह से। और उसके अलावा अगर उसकी नस में ऑलरेडी कमजोरी हो गई है, उसका हाथ ऐसे मुड़ गया है या वो, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी है। हाथ को बार बार 100 बार खोलना है, बंद करना है, ताकि वो चमड़ी यहाँ की कड़क ना हो जाए। फिर आँख को धोना है रात में, पैर को एक बार अच्छे से देखना है रात में सोने से पहले कि कहीं कोई कांटा तो चुभा और पता नहीं चला, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। उसके अलावा कोई भी, जैसे कि मतलब कुष्ठ रोग में हाथ पैर शून्य हो जाते सुन्न हो हैं जाते या हैं, नसें शून्य हो नसें जाती हैं, सुन्न हो जाती आपको हैं। एहसास नहीं होता हाँ है कि हाँ वहाँ कुछ हुआ है या हाँ कुछ। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो इसको हम और भी किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो किसान है, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो वो कैसे, हाँ। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति है उसको कुष्ठ हो गया है और वो हम्म दवाई तो ले रहा है, हम्म, क्योंकि भारत में क्या होता है, हमको बुखार भी आता है तो हम गोली खाते हैं और काम पे लग जाते हैं। हाँ हाँ हम ऑफिस में बैठे हैं, हमें कुछ समस्या हुई, हमने गोली खाई और काम पे लग गए, हम्म। हम आराम नहीं करते हैं। उस बीच में कैसे वो खुद का ध्यान रखें। तो किसान अगर है, तो जैसे उसकी नसें सुन्न हो रही हैं हाथ की और नहीं भी हो रही हैं, तब भी कुछ रोगी है तो हो सकती है, तो हाथ में वो जैसे कि कोई कपड़ा बांध ले, उसके बाद खेत जाए काम करने। पैर में जूता अच्छा वाला ले, कि मतलब अच्छा जूता तो वो नहीं खरीद सकता, पर फिर भी कपड़ा बांध ले कि उसमें कोई कील या कंकड़ ना चुभ जाए और उसे पता ना चले। फिर गर्म चीज छूने से पहले कम से कम 2 कपड़े लेके गरम बर्तन उठाएं, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस हैं जहाँ पे महिला या पुरुष अकेले रह रहा है, तो उसको सारा काम खुद करना है, तो उसके हाथ पूरे जल गए हैं और उसका कोई केयर नहीं है, क्योंकि उसे पता भी नहीं है कि मेरे हाथ जल चुके हैं उसके गर्म चीज छूने की वजह से। तो इन सब चीजों का बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपने डब्ल्यूएचओ की बात करी, इसमें मेरा एक पर्सनल सवाल है। मैंने कहीं एक रिपोर्ट में कहीं पढ़ा था कि आने वाले भविष्य में जिस तरीके से 2005 में डब्ल्यूएचओ ने कुष्ठ रोग को पब्लिक हेल्थ से बाहर कर दिया है, उस तरीके से ही अब टीबी को भी बाहर करना चाह रहा है या बाहर होगा, ऐसा, इस पे आप क्या कहेंगे। इस पे नहीं तो क्या ये ऐसा होना चाहिए क्या, इस पे आप बताइए। इसके बारे में मैं नहीं ज्यादा जानती हूँ या कह सकती हूँ कि वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मगर अभी टीबी काफी बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इस वक्त में। और सिर्फ गनियारी में ही नहीं, बड़े सिटीज में, इनफैक्ट मुंबई में भी जो स्लम्स हैं वहाँ पे बहुत सारे टीबी और कुष्ठ रोग के मरीज हैं, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। और ये प्रॉब्लम अभी बहुत दिनों तक नहीं कहीं जाने वाली है। इसके लिए बहुत ध्यान से इंटेंसिव रेजिमेंट फॉलो करके पेशेंट को पकड़ के उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है। अब मेरा एक आपके पर्सनल सवाल है कि आप एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आपके पिताजी वर्तमान में जो स्पेशल डीजी हैं, एसटीएफ, उसके पहले भी तमाम सारे पदों पर है, तो आपकी स्कूलिंग किस तरीके से हुई, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफिसर के जीवन में उसके परिवार को तमाम सारी परेशानियां देखनी पड़ती हैं, क्योंकि ट्रांसफर समय समय पर होते रहते हैं। स्कूलिंग आपकी किस तरीके से रही, थोड़ा बताएं उसके बारे में। स्कूल बहुत जगह हर 2 साल में एक नई जगह में स्कूलिंग की है, तो काफी मजा आया उसमें भी क्योंकि फिर उससे नए नए लोगों से मिलने को हुआ और नई नई जगहों का एक्सपीरियंस मिला था। तो बट हाँ, यही है कि पुराने दोस्त ऐसे नहीं बन पाए, क्योंकि सब 2-2 साल में छूटते जा रहे थे। तो स्कूल तो वैसे था। कॉलेज जाके पहली बार शायद एक जगह में मैं 5 साल रही हूँ एक लगातार। आप थोड़ा सा अपनी, ये जो आपने ये अभी तक सफलता हासिल की है, जो आप आज छत्तीसगढ़ के उस छोटे से गांव में अपनी सेवाएं दे पा रही हो, इसका श्रेय आप किसको देते हैं। अभी मतलब मेडिकल फील्ड में, क्योंकि अभी तो मैं बहुत जूनियर हूँ, तो सफलता तो अभी नहीं कहूंगी नहीं, ये उसे। जूनियर हो आप, लेकिन आपने जो निर्णय लिया है, आप समझिए, आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो, अगर मैं भोपाल में मेरी स्कूलिंग हुई है तो मैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर या मैं किसी महानगर को चुनता।
मतलब आज की पीढ़ी क्या सोच के साथ अपनी सेवाएं दे कि नहीं, हमें एज अ डॉक्टर उस नीचे तक जाना है, वो क्या वो ध्येय व्याप्त। तो डॉक्टर्स मतलब जैसे कि और कोई भी प्रोफेशन बड़ी मेट्रो सिटीज में काम करता है तो कोई मतलब ठीक है उनके लिए, बट डॉक्टर का जो मेन काम है वो है मरीज देखना। और ज्यादातर पेशेंट्स इंडिया में रूरल, मतलब पॉपुलेशन ही ज्यादातर रूरल है। तो अगर सभी लोग शहर में काम करेंगे तो बहुत सारी पॉपुलेशन तो रह जाती है जिसको कोई नहीं देख रहा है। तो काफी सारे लोगों को जाना जरूरी है रूरल पेशेंट्स को देखने। और बहुत बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि शहर में जितनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, गांव में तो बहुत ज्यादा वो लोग एकदम आपको बहुत मानते हैं। तो उस तरह से भी एक डॉक्टर को बहुत अच्छा लगेगा अगर वो जाके गांव गांव के लोगों को की सेवा करे। शहर में अपना वो बनाना भी मुश्किल है, दबदबा और अपनी प्रोफेशन पहचान। प्रैक्टिस पहचान बनाना मुश्किल है। गांव में तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे और प्यार भी बहुत ठीक मिलता है। है। तो एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में, एक यूथ के रूप में आप हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे कि किस तरीके से वो आज के समय में, आज के परिवेश में खुद को डालें, और क्या आपसे इंस्पायर होके वो आने वाले जीवन में अपने निर्णय लें, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता आज के युवा की कई बार कमजोर पड़ जाती है। तो आप हमारी ऑडियंस को, यूथ को क्या कोई मैसेज देना चाहें। यूथ को मेनली मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि एडवेंचरस रहना चाहिए। और एडवेंचर के साथ साथ सेवा करना जरूरी है। तो आप हमेशा मेन स्ट्रीम चीजें मत चुनिए, कुछ अलग करेंगे तो कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो आप कुछ दुनिया में अलग टाइप का कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। तो मेनली मेरा ये है कि डरो मत, कुछ अलग करो। ठीक है। तो ये थी हमारे साथ श्रेया श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इंटरव्यू के आखिर में कम शब्दों में कह दिया, डरो मत, कुछ अलग करो। और आज हमने इनसे बात करके जाना कि किस तरीके से जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आपको कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। कैमरामैन विभूति के साथ ऋतुराज तोमर, ब्रेकिंग न्यूज़ वाला।